देखो, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम्हारी सैलरी कितनी है? 40,000, 60,000, 80,000, शायद 1 लाख रुपए भी? अब बोलो, महीने के एंड में कितना बचता है? हाँ, वही साइलेंस, वही ब्लैंक फेस। क्योंकि सच ये है कि इंडिया में काफ़ी लोग पढ़े-लिखे, अच्छी जॉब वाले, रिस्पेक्टफुल फैमिलीज़ वाले महीने के एंड में ब्रोक फील करते हैं। और उन्हें समझ नहीं आता क्यों? सैलरी तो बढ़ रही है, प्रमोशन भी हुआ, नया फ़ोन भी लिया, नया फ्लैट भी रेंट पे लिया, फिर भी कुछ नहीं बचता। और अगर तुम थोड़ा और ऑनेस्ट हो, तो तुम सिर्फ अपनी सैलरी का वेट कर रहे हो, नेक्स्ट मंथ, फिर उस नेक्स्ट मंथ का, और फिर उस नेक्स्ट मंथ का। ये साइकिल, ये ट्रैप है, और इस ट्रैप का नाम है ईएमआई। मेरा नाम है आयुष, और मैं अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ पर्सनल फाइनेंस और इंडियन मिडिल क्लास के फाइनेंशियल पैटर्न्स के बारे में सोचने में। अगर तुम भी वो इंसान हो जो मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन फाइनेंशियली आगे बढ़ना इम्पॉसिबल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर ये तुम्हारी हेल्प करे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो ओपनली डिस्कस नहीं होती, द ईएमआई ट्रैप। वो सिस्टम जो तुम्हें बिजी रखता है, प्रोडक्टिव फील कराता है, लेकिन क्वाइटली इंश्योर करता है कि तुम अपनी सारी लाइफ किसी और के लिए काम करते रहो। बैंक के लिए, फाइनेंस कंपनी के लिए, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के लिए। तो चलते हैं। पहले एक सीन इमेजिन करो। राहुल है, 28 साल का, बैंगलोर में आईटी कंपनी में काम करता है। सैलरी है 75,000 रुपीज पर मंथ। सुनने वालों को लगता है यार सेट है बंदा। लेकिन राहुल की एक्चुअल लाइफ कुछ ऐसी है। रेंट 18,000 रुपीज, घर का ईएमआई पेरेंट्स को भेजता है 8,000 रुपीज, उसका खुद का बाइक लोन ईएमआई 6,500 रुपीज, क्रेडिट कार्ड मिनिमम ड्यू 4,200 रुपीज, नेटफ्लिक्स स्पॉटिफाई सब्सक्रिप्शन 1,500 रुपीज, ग्रोसरीज खाना पेट्रोल 12,000 रुपीज, आउटिंग फ्रेंड्स के साथ 5,000 रुपीज, जिम मेंबरशिप जो यूज नहीं करता 1,200 रुपीज। करो ऐड, 56,400 रुपीज गॉन। बचे 18,600 रुपीज। अब राहुल सोचता है चलो कुछ तो बचा, लेकिन तब आता है दिवाली सेल, एक नया फोन, 15,000 रुपीज डाउन पेमेंट, बाकी ईएमआई में। मतलब अब वो 18,600 रुपीज भी गॉन, और नेक्स्ट मंथ से एक और ईएमआई ऐड हो गई लिस्ट में। ये राहुल की स्टोरी नहीं है, ये इंडिया की स्टोरी है। देखो, आरबीआई के डेटा के मुताबिक इंडिया में रिटेल लोन ग्रोथ कंटिन्यूअसली डबल डिजिट पर चल रही है। पर्सनल लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग सब बढ़ रहे हैं। और इन सब का एक कॉमन थ्रेड है, पीपल आर बोरोइंग टू कंज्यूम, नॉट टू क्रिएट। हियर्स द थिंग, ईएमआई एक टूल है, अगर सही यूज करो तो काम का है। होम लोन लेके घर बनाया, एसेट बना। बिजनेस लोन लेके कुछ शुरू किया, प्रोडक्टिव है। लेकिन जब तुम ईएमआई ले रहे हो एक फोन के लिए जो 2 साल में आउटडेटेड हो जाएगा, या एक कार के लिए जो डेप्रिशिएट हो जाएगी डे 1 से, या एक वेकेशन के लिए जो 10 दिन में खत्म, तब तुम कंज्यूम कर रहे हो फ्यूचर इनकम को। तुम अपने फ्यूचर सेल्फ से पैसे उड़ा रहे हो, और वो बेचारा कुछ नहीं बोल सकता। अब मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब सैलरी बढ़ती है तो क्या होता है? लोगों को लगता है अब मैं बेटर लिव कर सकता हूँ, नया फ्लैट, नया गैजेट, बेटर रेस्टोरेंट, प्रीमियम जिम, फॉरेन ट्रिप। और ये सब रॉन्ग नहीं है, थोड़ा बेटर लिविंग बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हर इंक्रीमेंट के साथ तुम्हारे एक्सपेंसेस भी एग्जैक्टली उतने ही बढ़ जाते हैं। मतलब रियल सेविंग पावर जीरो। ये फिनोमिनन इकोनॉमिक्स में हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। तुम दौड़ रहे हो, स्वेट भी आ रहा है, एनर्जी भी लग रही है, लेकिन पोजीशन सेम है, पहले वाली जगह पर। सच बोलो तो कितने लोग जानते हैं कि उनका नेटवर्थ क्या है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, सिर्फ सैलरी नहीं, एक्चुअल वर्थ। मैं बेट कर सकता हूं बहुत कम, क्योंकि हम लोग सैलरी को वेल्थ समझते हैं। सैलरी इनकम है, वेल्थ अलग चीज होती है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। ईएमआई ट्रैप सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, साइकोलॉजिकल भी होता है। एक रिसर्च था प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का जो कहता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस लिटरली तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटी को रिड्यूस करता है। मतलब जब तुम पैसे के बारे में स्ट्रेस्ड होते हो, तुम इफेक्टिवली डंबर बिकम हो जाते हो टेम्पररी। डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है, फोकस ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब सोचो, अगर तुम हर महीने एंड ऑफ द मंथ स्ट्रेस में होते हो, कोई भी बड़ा डिसीजन सही कैसे करोगे? करियर स्विच, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस आइडिया। ईएमआई ट्रैप सिर्फ तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं, तुम्हारे दिमाग में भी घुस जाता है। और यहाँ पे गेम चेंज होता है जब तुम समझते हो कि फाइनेंशियल स्ट्रेस एक साइकिल है जो खुद को रिपीट करता है। स्ट्रेस्ड हो, गलत डिसीजंस लो, और ज्यादा स्ट्रेस्ड हो। इसीलिए लोग बोल देते हैं यार मेरी किस्मत ही ऐसी है। नहीं, ये सिस्टम है, और सिस्टम को समझना पड़ेगा पहले। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं जो बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज चाहती हैं कि तुम कभी ना सुनो, ईएमआई का रियल कॉस्ट। मानो तुमने एक फोन लिया 60,000 रुपीज का, डाउन पेमेंट दिया 10,000 रुपीज, बाकी 50,000 को स्प्रेड किया 18 महीने में। इंटरेस्ट रेट है 16% पर एनम। ये रेट बहुत नॉर्मल है कंज्यूमर लोन्स में। तुम्हारी ईएमआई होगी अराउंड 3,100 रुपीज पर मंथ। 18 महीने में तुमने पे किया 55,800 रुपीज। मतलब 50,000 रुपीज के लिए तुमने एक्स्ट्रा दिए 5,800 रुपीज। लगता है ज्यादा नहीं, लेकिन ये नंबर सिर्फ एक लोन का है। अब मानो तुम्हारे पास 4 ऐसी ईएमआईज हैं, फोन, बाइक, क्रेडिट कार्ड, कुछ और। सब मिला के हर साल तुम अप्रोक्सीमेटली 20,000 टू 30,000 रुपीज सिर्फ इंटरेस्ट में दे रहे हो, किसी काम के नहीं, सीधा बैंक की पॉकेट में। 10 ईयर्स में 2 to 3 लाख रुपीज सिर्फ इंटरेस्ट, बिना कुछ बनाए।
और उस टाइम में अगर वो सेम 20,000 30,000 एनुअली इन्वेस्ट किए होते एट इवन 10% रिटर्न, 10 ईयर्स में बनता रफली 3.5 टू 5 लाख रुपीज प्लस दी ओरिजिनल अमाउंट। फर्क क्लियर है? तुम दोनों केसेस में सेम काम कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, लेकिन एक केस में बैंक अमीर हो रहा है, दूसरे में तुम। अब तुम सोच रहे होगे आयुष ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे है? घर का खर्चा है, पेरेंट्स हैं, मेडिकल इमरजेंसीज हैं, सोसाइटी का प्रेशर है। मैं समझता हूँ सच में। लेकिन देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ईएमआई कभी मत लो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी ईएमआई लो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये एसेट है या लायबिलिटी? अगर वो चीज़ तुम्हारे लिए फ्यूचर में वैल्यू जनरेट करेगी, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, बिजनेस, तो हो सकता है ईएमआई ठीक हो। लेकिन अगर वो चीज़ सिर्फ तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टेम्परली बेटर फील कराती है, लेकिन फाइनेंशियली तुम्हें पीछे धकेलती है, तो वो लग्जरी नहीं, ट्रैप है। यहाँ मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करनी है। इंडिया में मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो टेक्निकली एम्प्लॉयड है लेकिन फाइनेंशियली एनस्लेव्ड है। ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, मैं जानता हूँ। लेकिन सोचना, अगर तुम अपनी जॉब कल छोड़ दो बिना किसी सेविंग्स के, बिना किसी एसेट्स के, तो क्या होगा? कुछ लोगों के लिए आंसर है 1 मंथ भी नहीं चलाएगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ रिच होना नहीं है, मतलब है चॉइस। कि तुम जॉब कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पसंद है, ना कि इसलिए कि तुम्हारी ईएमआईज तुम्हें फोर्स कर रही हैं। ये डिफरेंस समझना जरूरी है। तो सोल्यूशन क्या है? आयुष अब लेक्चर दोगे क्या? सेविंग्स करो, इन्वेस्ट करो, बोरिंग स्टफ नहीं। मैं तुम्हें एक फ्रेमवर्क दूंगा जो सिंपल है लेकिन इफेक्टिव। पहला स्टेप, ईएमआई ऑडिट करो। आज रात एक पेपर निकालो या फोन पे नोट्स करो। हर एक ईएमआई लिखो, क्या है, कितना है, कब खत्म होगा और इंटरेस्ट रेट क्या है। सिर्फ ये देखने से बहुत लोगों को रियलाइज होता है कि उन्हें पता ही नहीं था उनके पास इतने कमिटमेंट्स हैं। दूसरा स्टेप, नो न्यू डेट रूल। कोई भी नई ईएमआई नहीं, कम से कम 6 महीने के लिए। कंज्यूमर गुड्स के लिए तो डेफिनेटली नहीं। ये एक ब्रीद लेने जैसा है। तुम्हारा करंट डेट स्लोली खत्म हो रहा है और तुम नया नहीं बना रहे। तीसरा स्टेप, एक इमरजेंसी फंड बनाओ पहले। ये बोरिंग लगता है, मुझे पता है, लेकिन 3 to 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस एक लिक्विड प्लेस में, सेविंग्स अकाउंट, एफडी, ये एक सेफ्टी नेट है। इसके बिना एक भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस तुम्हें दोबारा ईएमआई की तरफ पुश कर देता है। चौथा स्टेप, इन्वेस्ट करो, चाहे 500 रुपीज से शुरू करो। मैं सीरियस हूँ। 500 रुपीज पर मंथ एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, सिंपलेस्ट ऑप्शन। रिटर्न टारगेट मत करो, हैबिट बनाओ पहले। पांचवा स्टेप, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कॉन्शियसली चेक करो। हर इंक्रीमेंट पे खुद से पूछो, क्या मुझे एक्चुअली ये चीज चाहिए या मुझे बस लगता है कि अब अफोर्ड कर सकता हूं? दोनों अलग क्वेश्चंस हैं। अब मैं तुम्हें एक स्नोबॉल दिखाता हूँ। सोचो, एक इंसान ने 25 की एज में शुरू किया, सिर्फ 3,000 रुपीज पर मंथ एसआईपी, एक सिंपल इंडेक्स फंड, 12% एवरेज एनुअल रिटर्न, जो कि हिस्टोरिकली इंडिया के लार्ज कैप मार्केट्स ने दिया है। 35 ईयर्स में, मतलब सिर्फ 10 साल में, उसके पास होगा अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख रुपीज। 45 ईयर्स में, मतलब 20 ईयर्स बाद, अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख रुपीज। 55 ईयर्स में, मतलब 30 ईयर्स बाद, 1 करोड़ रुपीज से ऊपर। 3,000 रुपीज पर मंथ, एक डिनर एट अ नाइस रेस्टोरेंट हर महीने स्किप करो, बस। ये मैजिक नहीं है, ये कंपाउंडिंग है। आइंस्टाइन ने इसे एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था, और वो गलत नहीं थे। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है? टाइम। कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए, और जब तुम 35-40 ईयर्स में शुरू करते हो, क्योंकि पहले सेटल हो जाओ फिर सोचेंगे, तब गेम हाफ ओवर हो है। हियर्स वॉट मोस्ट लोग समझते ही नहीं। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिस्क इन्वेस्टिंग ना करना है। लोग बोलते हैं यार मार्केट रिस्की है, हाँ है, लेकिन इन्फ्लेशन भी रियल रिस्क है। अगर तुम्हारा पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है एट 3 to 4% इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन 6% पर चल रही है, तुम टेक्निकली पैसे खो रहे हो, स्लोली, क्वाइटली। और इक्विटी मार्केट्स, हाँ शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल है, लेकिन 15-20 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। निफ्टी 50 ने जनरेशनली स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं। ये गारंटी नहीं, लेकिन हिस्ट्री यही कहती है। रिस्क अवॉइड करना नहीं है, रिस्क को समझना और मैनेज करना है। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप बात करते हैं। लोग क्या कहेंगे? इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है, दिखावा। अपीयरेंसेस मैटर करते हैं, सोसाइटी देखती है, रिलेटिव्स जज करते हैं। इसीलिए लोग 15 लाख की कार लेते हैं जब 6 लाख की कार काम कर सकती थी। इसीलिए लोग 3 लाख की वेडिंग रिसेप्शन देते हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए लोग इंपोर्टेड फोन यूज करते हैं जो 2 साल में वैल्यू लूज कर देता है। क्यों? क्योंकि वो रिच दिखना चाहते हैं। एक्चुअल में रिच होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिखना। और ये सोच, ये लिटरली तुम्हें पुअर रखती है। रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड में से बहुत सारे अपनी एक्चुअल वेल्थ डिस्प्ले नहीं करते। वॉरेन बफेट अभी भी उसी घर में रहता है जो उसने 1958 में खरीदा था, $31,500 में, जब उसकी नेटवर्थ $100 बिलियन से ऊपर थी। वो कोई पॉइंट प्रूव नहीं कर रहा, वो समझा हुआ है कि नेटवर्थ दिखाने से नहीं, बनाने से बढ़ती है। सच बोलूं तो ये वीडियो देख के कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, क्योंकि कभी कभी सच सुनना मुश्किल होता है। अगर तुम 30 साल के हो और अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया, अनकंफर्टेबल है, लेकिन 40 पे रियलाइज करना ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा। अगर तुम्हारी सारी सैलरी ईएमआईज में जाती है, अनकंफर्टेबल है, लेकिन 50 साल की एज में रिटायर ना कर पाना और फिर भी काम करना, वो ज्यादा पेनफुल है। अब तुम सोच रहे होगे, यार ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं शुरू कहां से करूं? एक काम करो, आज सिर्फ एक, अपना फोन उठाओ, कोई भी म्यूचुअल फंड ऐप, ज़ेरोधा, ग्रो, पेटीएम मनी डाउनलोड करो, अकाउंट बनाओ और 500 रुपए की एक एसआईपी सेट करो।
कोई भी डिसेंट लार्ज कैप इंडेक्स फंड। 500 रुपए एक दिन का खर्चा भी नहीं है बहुत लोगों के लिए, लेकिन वो 500 रुपए एक हैबिट का शुरुआत है, और हैबिट्स कंपाउंड होती हैं, बिल्कुल मनी की तरह। मैं एक लास्ट चीज कहना चाहता हूं। इंडिया एक बहुत एक्साइटिंग कंट्री है फाइनेंशियली राइट नाउ। मिडिल क्लास बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज हैं, मार्केट्स एक्सेसिबल है। एसआईपीस के थ्रू, एप्स के थ्रू। पहले इन्वेस्टिंग सिर्फ रिच लोग करते थे, आज 100 रुपए से शुरू हो सकता है। ये एडवांटेज है जो हमारे पेरेंट्स के पास नहीं था। अगर तुम ये एडवांटेज यूज नहीं करते तो ऑनेस्टली वो एक चॉइस है, एक अनइन्फॉर्म्ड चॉइस। और मैं चाहता हूं कि तुम इन्फॉर्म्ड चॉइस करो। ईएमआई ट्रैप रियल है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन रियल है, बट ये परमानेंट नहीं है। एक एक डिसीजन से बाहर निकला जा सकता है, स्लोली, स्टेडिली। तुम्हें कल से परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानर नहीं बनना, बस थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस होना है। हर स्पेंड के पहले एक सेकंड रुको, पूछो एसेट या लाइबिलिटी, फ्यूचर के लिए या सिर्फ आज के लिए। अगर तुम आज ये समझ गए तो ऑनेस्टली तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम स्मार्ट हो, इसलिए कि तुम अवेयर हो, और अवेयरनेस एक्शन की शुरुआत है। तो जाओ, ईएमआई ऑडिट को, इमरजेंसी फंड बनाओ, एसआईपी शुरू करो, और नेक्स्ट टाइम कोई बोला यार वो वाला फोन ले ले ईएमआई में, तुम सीधा पूछो उनसे कब खत्म होगी ये चेन। क्योंकि अगर तुमने नहीं पूछा तो शायद वो चेन कभी नहीं टूटेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर ऐसे ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस तुम्हें पसंद है, और कमेंट में बताओ तुम्हारे पास अभी कितनी एक्टिव ईएमआईज हैं। नो जजमेंट, सिर्फ ऑनेस्टी। मैं आयुष, और ये था आज का फाइनेंशियल रियलिटी चेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।